नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं जो कि परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो आज का प्रश्न हम लेकर के उपस्थित है आपकी भाषा संबंधी हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का परिचय दीजिए। प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करिए। आधुनिक भारतीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का परिचय देना है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि वर्गीकरण आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति के तौर पर, हालांकि ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए आधुनिक आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का परिचय दीजिए, इस प्रकार से भी ये प्रश्न आ सकता है। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए भाषाओं का ये जो वर्ग मैंने किया है, तो इस वर्गीकरण को हम देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, और ये जो 5 वर्ग है प्यारे विद्यार्थियों वो किसने दिए हैं? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ये वर्गीकरण किया है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बता दी है, फिर भी एक बार देख लीजिए वर्गीकरण। तो इसमें इन्होंने 5 वर्गों में भाषाओं को बांटा है, जो भारतीय आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनको बांटा है। तो पहला वर्ग है उदीच्य वर्ग। उदीच्य का अर्थ होता है उत्तर दिशा का, जो उत्तर है उत्तर दिशा हो गई। प्रतीच्य का अर्थ हो गया पश्चिम दिशा, और मध्य का यानी जो बीच का है, और प्राच्य का अर्थ हो गया पूर्व का, और दक्षिण का दक्षिणात्य का हो गया दक्षिण का। तो ये हमारी जो भारतीय भाषा है, तो उस भारतीय भाषाओं को अगर हम इस नक्शे में हम देख लें तो इस भाषा परिवार में हम इसको 5 वर्गों में ये सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको बांटा है। तो 4 दिशाओं में हम इसको देख लें तो एक तो हो गया मध्यम वर्ग, एक हो गया उदीच्य वर्ग यानी जो उत्तर का वर्ग है ये उदीच्य वर्ग हो गया, ठीक है। दूसरा एक इधर दक्षिण का हो गया दक्षिणात्य वर्ग हो गया, फिर ये पूर्व का ये प्राच्य वर्ग हो गया, और ये पश्चिम का प्रतीच्य वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये उत्तर दिशा हो गई, और ये आपकी पूर्व दिशा, और ये दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार से और ये मध्य का भाग हो गया। तो इस प्रकार से हमारे भारत में भारतीय जो भाषाएं हैं उनको डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो पहला उदीच्य वर्ग। उदीच्य वर्ग में देखिए भाषाएं आती है आपकी सिंधी, लहंदा और पंजाबी। सिंधी, लहंदा और पंजाबी ये उदीच्य वर्ग की भाषाएं हैं। ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। फिर है दूसरा वर्ग है प्यारे विद्यार्थियों प्रतीच्य वर्ग। प्रतीच्य वर्ग जो है इसमें जो पश्चिम का जो वर्ग है इसमें गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का जो है मिश्र उसमें लिया गया है। गुजराती और राजस्थानी भाषाओं को इसमें इस वर्ग में लिया गया है। अगला है देखिए मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में पश्चिमी जो हिंदी है वो आती है। ये जो मध्य वर्ग है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का जो भाव है वो आता है इसके अंदर। चौथा है प्राच्य वर्ग। प्राच्य वर्ग में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया, तो ये भाषाएं आती है इसमें ज़्यादा है। प्राच्य वर्ग में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगाली और असमिया जो भाषा है वो आती है, और दक्षिणायत वर्ग में मराठी। तो इस प्रकार से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने सारी भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है भारतीय आर्य भाषाओं का, तो उनको 5 वर्गों में किया है, और कुल जो भाषाएं हैं वो उन्होंने 12 मानी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। तो ये उदीच्य वर्ग, प्राच्य वर्ग, दक्षिणात्य वर्ग और प्रतीच्य वर्ग इस प्रकार से, और मध्य वर्ग 5 वर्गों में उन्होंने बांटा है। चलिए अगला वर्ग हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है, हालांकि ऑफलाइन क्लास में मैंने बता दिया, फिर से एक बार इसको पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं, फिर इस प्रश्न को हम आगे लेंगे, जो कि ये आपका प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख भाषाओं का परिचय दीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है उसमें देखिए आधुनिक शोध यानी अधुनातन या आधुनिक जो शोध है उसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने
भाषा वैज्ञानिक हुए हैं ये, इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संख्या कितनी मानी है? 16, और सुनीति कुमार चटर्जी ने मानी है 12। तो 16 बताई है। उनके जो नाम है वो इस प्रकार से, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने जो भाषाओं की 16 संख्या बताई है, वर्गीकरण किया है भाषाओं की, तो वो 16 संख्या उन्होंने बताया। तो वो देखिए, पहला है सिंधी, दूसरा लहंदा, ठीक है, सिंधी, लहंदा, पूर्वी पंजाबी, चौथा पहाड़ी, पांचवा सिंघली तथा माली भाषा, सिंघली या माली भाषा, छठा है गुजराती भाषा, सातवां है भीली भाषा, आठवां है पश्चिमी हिंदी, और नौवां है पूर्वी हिंदी, 10वां है राजस्थानी, और 11वां है बिहारी, और 12वां है बंगाली, 13 नंबर पर है उड़िया, 14 नंबर पर है असमिया भाषा, 15 मराठी, और 16 जिप्सी भाषा। तो इस प्रकार से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की जो भाषाओं का वर्गीकरण है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और इसमें उन्होंने 16 प्रकार की भाषाओं को लिया है। तो सिंधी, लहंदा, पूर्वी पंजाबी, पहाड़ी, सिंगली तथा माली भाषा, गुजराती भाषा, भीली भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मराठी और जिप्सी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का भाषाओं का वर्गीकरण किया गया। उन्होंने 16 प्रकार के संख्या इसमें बताई है। चलिए, ये तो हुआ वर्गीकरण की बात। और ये अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पहले वर्गीकरण बताते हुए भाषाओं का परिचय दीजिए, तो पहले वर्गीकरण के बारे में आपको इस तरह से लिखना है। अगला देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम अब देख रहे हैं, आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय दीजिए। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय निम्न प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम भाषा को हम ले रहे हैं सिंधी भाषा। सिंधी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं में जो अगर हम बात करें उद्दीच्य वर्ग की भाषा है, ठीक है। तो सिंधी भाषा का जो वर्णन आप किस प्रकार से करेंगे परीक्षा में, तो देखिए, सिंधी भाषा, इसका विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान करना, ये ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा निकली है। सिंधी भाषा का विकास हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान करना, ब्राह्मण अपभ्रंश से, हमने अपभ्रंश भी पढ़े, तो अपभ्रंश से सिंधी भाषा निकली है। अगला देखिए इसकी सिंधी भाषा के बारे में कि सिंधी भाषा की जो लिपि है वो लंडा लिपि है, ठीक है। सिंधी भाषा की जो लिपि है वो लंडा लिपि है, और इसकी अगर इसमें अरबी और गुरुमुखी का भी प्रयोग होता है, गुरुमुखी भी लिपि है, तो अरबी भाषा और गुरुमुखी जो अरबी लिपि या गुरुमुखी जो लिपि है उसका भी प्रयोग उसमें किया गया है, ठीक है। तो अरबी और गुरुमुखी का भी प्रयोग इसमें होता है, और इसकी बिचौली, सिरेकी, लारी, थलेरी और कच्ची 5 प्रधान बोलियां हैं। किसकी? सिंधी भाषा की। तो सिंधी भाषा की बिचौली, सिरेकी, लारी, थलेरी और कच्ची, ये 5 प्रकार की प्रधान बोलियां हैं। किसकी है? सिंधी भाषा की। देखिए अगला, बिचौली बोली आज साहित्यिक भाषा बन गई, यानी सिंधी भाषा की ये जो बोली है बिचौली, इसी को साहित्यिक क्षेत्र में भी जो है काम में ली जाती है। यानी सिंधी भाषा का जो साहित्य लिखा जाता है तो उसमें बिचौली बोली को साहित्यिक भाषा है वो बनाया गया है। तो ये 5 बोलियां हैं प्रमुख, बिचौली, सिरेकी, लारी, थलेरी और कच्ची। तो इसमें जो बिचौली भाषा है, बिचौली जो बोली है वह साहित्यिक क्षेत्र में जो है काम में ली जाती है सिंधी की। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसके बोलने वाले देखिए कहाँ पर है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत से ही इसका नाम पड़ गया सिंधी। तो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ से ये सिंधी लोग जो है वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में कच्छ, गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पर ये बोलने वाले हैं इनके। अजमेर, राजस्थान में अजमेर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में, दिल्ली में, इनमें जो है सिंधी भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो ये कहाँ बोली जाती है, तो एक बार पुनः देख लीजिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तथा भारत में कच्छ गुजरात में है, अजमेर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र और दिल्ली में
ये इस सिंधी भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आधुनिक आर्य भाषा परिवारों की जो प्रमुख भाषाओं का परिचय, तो उसमें हम सबसे पहले हमने सिंधी भाषा को लिया है। और सिंधी भाषा को अगर सुनीति कुमार चटर्जी की बात करें तो ये उद्दीच्य वर्ग की भाषा है। तो हमने सिंधी भाषा के बारे में जानकारी ली। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं इसका दूसरा, जो आधुनिक आर्य भाषा परिवारों में सिंधी के बाद दूसरी जो भाषा है वो है लहंदा भाषा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो लहंदा भाषा के बारे में देखिए जानकारी कि लहंदा भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, लहंदा भाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश यानी जो केकई अपभ्रंश है उससे भी माना जाता है। तो पैशाची अपभ्रंश है ये। अगली बात देखो लहंदा भाषा की, ये पंजाब के पश्चिमी भाग की भाषा है। पंजाब का जो पश्चिमी भाग है वहाँ की भाषा लहंदा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर पूर्वी और पश्चिमोत्तर यानी पूर्व की भाषा पंजाब का जो पूर्वी भाग है और पश्चिम और उत्तर का जो क्षेत्र है वो पंजाब की भाषा पंजाबी है। ध्यान रखना, पंजाब का जो पूर्वी और पश्चिम उत्तरी जो भाग है वहाँ पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी भाषा है। इसे लहंदा या लहंदी भी कहा जाता है। इसे लहंदा या लहंदी भाषा है वो कहा जाता है। ये भी बात महत्वपूर्ण है। अगली बात है देखिए, इस भाषा पर दर्द शाखा का प्रभाव है। दर्द शाखा है जो विश्व की भाषा की अगर बात करें तो उसमें दर्द शाखा है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस भाषा पर दर्द शाखा का प्रभाव है। अगली बात है, इसे डिलाही, जटकी, हिंदकी व उच्ची भी कहते हैं। यानी लहंदा भाषा को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे डिलाई भाषा, जटकी, हिंदकी और उच्ची ये नाम भी दिए जाते हैं। तो इसको पुकारा जाता है डिलाई, जटकी, हिंदकी और उच्ची, ये लहंदा भाषा को कहा जाता है। इसकी लिपि भी लंडा लिपि है जो कि सिंधी भाषा की है। यही जो लिपि है इसकी भी वही लिपि है, परंतु यह प्राय पारसी लिपि में भी लिखी जाती है। यानी इस भाषा को वैसे तो मुख्यतः इसकी लिपि लंडा लिपि है, परंतु इसको पारसी लिपि में भी लिखा जाता है। ये भी बात महत्वपूर्ण है। और इसकी अगर बोलियों की बात करें तो इसकी 4 बोलियां हैं। तो इसकी लहंदा, मुल्तानी, पीठबारी और धन्नी। लहंदा, मुल्तानी, पीठबारी और धन्नी ये लहंदा भाषा की 4 प्रमुख बोलियां मानी जाती है। तो ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, लहंदा, मुल्तानी, पीठबारी और धन्नी ये 4 बोलियां हैं। आशा करता हूँ ये लहंदा भाषा के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब देखिए पूर्वी पंजाबी, ये उद्दीच्य वर्ग की ही चल रही है। तो पूर्वी पंजाबी देखिए, पूर्वी पंजाबी के बारे में इसकी उत्पत्ति भी पैशाची या केकई अपभ्रंश से मानी जाती है। ध्यान रखना, इसकी भी उत्पत्ति जैसे लहंदा भाषा की उत्पत्ति पैशाची से है, सिंधी भाषा की भी पैशाची, ऐसे ही ये है पूर्वी पंजाबी की उत्पत्ति भी पैशाची या केकई अपभ्रंश से मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। पूर्वी पंजाबी तो इसकी उत्पत्ति पैशाची या केकई अपभ्रंश से मानी जाती है। अगली बात देखिए, थोड़ा प्रभाव शोरसेनी अपभ्रंश का भी है इसमें। वैसे तो मुख्य रूप से पैशाची या केकई अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पूर्वी पंजाबी की, लेकिन थोड़ा प्रभाव शोरसेनी अपभ्रंश का भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान करना है। ये प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है। ये प्राचीन जो पंजाब था, प्राचीन और मध्य पंजाब की भाषा मानी जाती है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति रक नामक जो अपभ्रंश है उससे भी मानते हैं। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि ये पूर्वी पंजाबी की जो उत्पत्ति है वो पैशाची या केकई अपभ्रंश से न होकर के रक नामक अपभ्रंश से हुई है। तो कई विद्वान रक नामक अपभ्रंश से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं। इसकी लिपि भी लंडा लिपि है, ध्यान रखना, इसकी भी यही लिपि है, लंडा लिपि है, किंतु इसका सुधरा हुआ अगर रूप देखें तो वो गुरुमुखी लिपि है। जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि भी इसका परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसकी प्रसिद्ध बोली की बात करें तो डोगरी बोली इसकी प्रमुख बोली है, जो कि टाकरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो टाकरी लिपि में डोगरी बोली लिखी जाती है, ये इसकी प्रसिद्ध बोली है पूर्वी पंजाब की। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सिंधी, लहंदा और पूर्वी पंजाबी के बारे में आपको आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है। आधुनिक भारतीय भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न को आप ठीक से तैयार करेंगे। तो आशा करता हूँ ये तीनों जो भाषाएं हैं इनका आपको ठीक प्रकार से वर्णन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के आगे की जो भाषाएं हैं उनको लेकर के, बहुत सारी भाषाओं को पढ़ना है हमें, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बहुत सारी भाषाएं हमें लेनी है, बंगाली इत्यादि जो भाषाएं उनको भी पढ़ना है। तो तब तक के लिए इन तीन जो प्रश्नों का वर्गीकरण जो हमने बताया वो भी, और उसके साथ साथ में ये जो सिंधी, लहंदा और पूर्वी पंजाबी है इनको ठीक प्रकार से आप पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।